आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम वकील साहब में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। कोई भी प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसमें खरीदार की जिंदगी भर की कमाई लगी होती है, लेकिन कई बार कानूनी जानकारी ना होने की वजह से और लीगल डॉक्यूमेंट्स की पूरी मालूमात ना होने की वजह से वो कुछ ऐसे डिफेक्टिव लीगल डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं जिसकी वजह से उनको बाद में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रॉपर्टी के लिए कौन सा दस्तावेज, कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उनको कैसे रजिस्टर्ड करवाना चाहिए, तो आज बात करेंगे प्रॉपर्टी से जुड़े लॉज की। और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फिरोज खान गाजी साहब, जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120669387, 0120669389 और 9205353184। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और कानून से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। वकील साहब, जैसे कि हम पहले भी प्रॉपर्टी पर बात कर चुके हैं, लेकिन ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इस पर जितनी बात की जाए कम है। अक्सर होता यह है कि कोई भी प्रॉपर्टी खरीदता है या बेचता है तो उनके साथ बहुत सारे फ्रॉड हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें ये जानना बेहद जरूरी है कि अगर हम अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं तो किन चीजों का ख्याल रखें, प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर करें और इसके लिए लॉ क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जहाँ तक मसला प्रॉपर्टी का है तो पहली बात तो ये कि जानना ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी के कई अक़साम होते हैं जी। आज की डेट में जो प्रॉपर्टी है, आप ये ले लीजिए कि मूवेबल प्रॉपर्टी होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है। मूवेबल प्रॉपर्टी यानी उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं जिसको कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इस ज़माने में आज के डेट में बहुत से आपके ये भी शेयर्स वगैरह भी आ जाते हैं, लेकिन आमतौर पर ये समझिए कि वो प्रॉपर्टी जिसको कि कोई चोर चुरा कर आपके यहाँ से ले जा सकता है उठा के, उसको बोलते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। और जो लैंडेड प्रॉपर्टी है, जैसे घर हुआ, आपके ज़राई यानी कि खेत के लैंड हुए, ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। तो ज़्यादातर मसला होता है खरीदो फरोख्त का। जब बात आता है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में ही आता है जी। जब जैसे जैसे शहरीकरण कह लीजिए या जैसे जैसे आबादी का अर्बनाइजेशन हो रहा है, वैसे वैसे मसला ज़रा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो आम तौर पे जितने भी हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी है, आज से 300-400 साल पहले ही उनका सबका नंबर दे दिया गया था, खसरा नंबर, और खसरा, खतौनी, ये सब चीज़ें मेंटेन की जाती है। तो किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले आप ये देखें कि उस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है। वो मालिक जो है आपको इलाके के सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से और कहीं किसी इलाके में उसको जो है ये भी कर दिया गया है, ऑनलाइन भी कर दिया गया है, वहाँ से ये पता चल जाता है कौन मालिक है। तो पहली बात तो ये देखिए कि जो अगर कोई मालिक है तो फिर उसके पास दस्तावेज क्या है, दस्तावेज की नौइयत क्या है, वो अगर मालिक बना है तो किस हिसाब से बना है, क्या उसके खानदानी प्रॉपर्टी है या उसने कहीं से परचेस किया है। तो उसके लिए आमतौर पर सेल डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, और सेल डॉक्यूमेंट्स अगर सही है और उसका रजिस्ट्री में इंदराज है यानी कि वो रजिस्टर्ड है, तो फिर आप और फिर जगह पे जाके ये देख लेना कब्जे में कौन है, क्योंकि कब्जा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस हिसाब से फिर आप प्रॉपर्टी को बेखौफ खरीद सकते हैं जी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, रियाज। हेलो हेलो, रियाज साहब, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं चेन्नई से, इनका नाम है लियाकत। हेलो हेलो, लगता है किसी वजह से हमारा कॉलर से राब्ता नहीं हो पा रहा है। जैसे आपने बताया कि कोई भी अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है तो वो किस तरह से कर सकता है, लेकिन एक और भी बहुत ज़रूरी बात है, वो है डॉक्यूमेंट्स। इसके लिए किस तरह के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि ज़रूरी हैं? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी है उसका कोई ना कोई मालिक होता है जी। तो पहली बात तो ये देखें कि उस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है और मालिक किस हैसियत से वो मालिक है, उसके पास ये प्रॉपर्टी किस तरह से आई है, क्या खानदानी प्रॉपर्टी है या कहीं से खरीदा है जी। तो उसके लिए उसका पास सेल डॉक्यूमेंट्स होता है। उस सेल डॉक्यूमेंट्स को जिसको बयानामा बोलते हैं उर्दू में, उसको आप देखिए और फिर ये देखिए कि वो आदमी जिसके पास ये बयानामा है, ये वही आदमी है ना जिसके कि नाम से है ये, यानी कि उसका आइडेंटिटी प्रूफ देखिए और उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन देखिए, इंदराज देखिए तहसील में जाके। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो आप उस पर प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं जी।
और कई लोग प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन भी लेते हैं, तो ये लोन किस तरह से लिया जा सकता है, इसके लिए क्या कार्रवाई करनी है? समझ गया मैं तरन्नुम कि आप क्या पूछना चाहती हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि अक्सर इसमें लोग धोखा खा रहे हैं जी। क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि अपनी प्रॉपर्टी को बैंक में गिरवी रख के मॉर्गेज करके उसके ऊपर लोन उठा लिए होते हैं और उसका अंदराज नहीं होता है, उसका कहीं एंट्री नहीं होती है। या तो ये कह लीजिए कि बैंक ऑफिशियल्स के नेग्लिजेंस, या ये कह लीजिए कि उनका कन्वेंस, उनसे मिली भगत से पता चला कि प्रॉपर्टी हमारी 2 करोड़ की है, उस पर हमने ऑलरेडी 1.5 करोड़ रुपए का लोन उठा रखा है और फिर उस प्रॉपर्टी के ऊपर चूंकि कोई अंदराज नहीं है, उस प्रॉपर्टी को हम किसी तीसरे शख्स को बेच दिए। जब बेचने जाते हैं तो उसके बाद वो कागज ले लिया, पैसा हो गया, फिर बाद में पता चलता है कि नहीं साहब, ये प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी मॉर्गेज है, ये तो बैंक इसको नीलाम करने जा रही है। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत डिफिकल्टी आ जाती है। तो इस तरह का भी ख्याल, उसको बोलते हैं ड्यू डिलीजेंस। किसी एडवोकेट को एंगेज करके और किसी भी बड़ी प्रॉपर्टी को लेना है तो उसका ड्यू डिलीजेंस जरूर करा लेनी है। ये देख लेनी है कि यही 2 चीजें खासतौर से, कि प्रॉपर्टी किसके नाम से है, या क्या वो प्रॉपर्टी पर किसी किस्म का इनकम्बरेंस या प्रॉपर्टी पर किसी किस्म का लोन तो नहीं है। ये चीजें जब ड्यू डिलीजेंस करा लें उसके बाद ही उस प्रॉपर्टी को आप खरीदें। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं मस्कत से। हेलो हेलो। जी, वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है? जी, मैं मस्कत से बात कर रहा हूँ। जी जी, सवाल बताएं। वालेकुम सलाम, आप सवाल बताएं। देखिए सबसे पहले आप अपनी टीवी की आवाज बंद करिए। ऐसा है कि मैंने प्रॉपर्टी लिया था बॉम्बे शहर में जी। और मेरा उसके ऊपर जी सवाल पूरा करें। प्रॉपर्टी लिया है मुंबई शहर में। जी बताएं, आगे बताएं। उसका जो है ना ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है जी, बट रजिस्ट्रेशन होने के बाद में पीएनबी ने लोन जो है ना सेंक्शन भी किया था, मगर वहाँ से वो लोन डिस्पैच नहीं हो रहा है हमको जी। तो ऐसा हालत में हमको क्या करना चाहिए? देखिए, आपका कहना है कि आपने बम्बई में प्रॉपर्टी लिया और प्रॉपर्टी पर आपने लोन लिया, लेकिन लोन डिस्पर्स नहीं हो रहा है। देखिए, कोई अगर इसमें कानूनी अड़चन नहीं हो रहा है तो पहले तो आप ये मालूम कीजिए कि ये लोन डिस्पर्स क्यों नहीं हो रहा है। अगर किसी किस्म का कानूनी अड़चन आए तो फिर आप सवाल कीजिए कि इस किस्म की इसमें परेशानियां आ रही हैं, उसको हल करने का क्या तरीका अपनाया जाए। जी, एक कॉलर हमारे साथ हैं चेन्नई से, लियाकत। हेलो हेलो हेलो। जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? कॉल वेटिंग में है मैडम, कॉल वेटिंग में हो। हेलो। देखिए लियाकत साहब, सबसे पहले अपनी टीवी की आवाज बंद करिए। हाँ। हेलो। जी लियाकत साहब, सवाल पूछिए, क्या पूछना है आपको? आवाज बंद करो। हाँ जी, सवाल बताइए, क्या सवाल है? हमारी प्रॉपर्टी है चेन्नई में है। हाँ, हमारी प्रॉपर्टी चेन्नई में है जी। हाँ, ये प्रॉपर्टी को ये वक्फ वाले लौलाद है ये प्रॉपर्टी। इसको रॉय आदमी, दूसरा आदमी क्या करा, जी लियाकत साहब, अपने टीवी की आवाज बंद करिए। अक्सर हम अपने कॉलर से यही कहते हैं कि वो जब भी हमें कॉल करें अपनी टीवी की आवाज बंद कर लें, इससे हम उनका सवाल सही से सुन पाएंगे और वो हमारे जवाब भी सुन पाएंगे। इसी वजह से शायद हमारी इनसे लियाकत साहब से सही से बात नहीं हो पाई। जैसे कि हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, आपने बताया कि किस तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स उसके लिए कौन कौन से जरूरी है, और लोन अगर लेना है तो वो किस तरह से लिया जा सकता है। लेकिन वहीं पे अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आज भी बहुत से लोग ये समझते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन उतना जरूरी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स को इतने माने नहीं देते हैं वो लोग। तो क्यों डॉक्यूमेंट्स इतने जरूरी हैं? देखिए, शहरों में खास तौर से दिल्ली लीजिए, 2 किस्म के सेटलमेंट है। एक तो रेगुलराइज कॉलोनी बोलते हैं, जहां पर की प्रॉपर्टी का लीगल तौर पे खरीदो फरोख्त होता है, जिसके लिए कि सेल डॉक्यूमेंट्स बनता है और सेल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद फिर जो है उसका आप दाखिल खारिज भी करा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो कॉलोनी है, जिसको कि कच्ची कॉलोनी बोलते हैं, वहाँ पर पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए होता है। इस जो पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जाता है, उसमें ही ज़्यादा चीटिंग होती है। तो ऐसे सिचुएशन में जब भी आप
कच्ची कॉलोनी में, शहरों में, यानी शहरों के वो इलाके जिसमें की प्रॉपर्टी का खरीदो फरोख्त नहीं हो सकता है कानूनी तौर पे सेल के थ्रू, तो उसको पावर ऑफ अटॉर्नी में ख़ास तौर से पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बात तो ये कि क्लियर आप देख लें कि हाँ साहब इसकी प्रॉपर्टी के पोजीशन में कौन है, और जो पोजीशन में है वो किस हैसियत से पोजीशन में है, फिर उसकी हैसियत देख लीजिए। वो भी अगर पावर ऑफ अटॉर्नी की हैसियत से है तो आप उसके पीछे ही कागज़ देख लें कि उस पावर ऑफ अटॉर्नी उसको किसने दिया है या उससे पहले वाले को किसने दिया है। जब ऐसा सिचुएशन आए तो पोजीशन पे ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि जब आपको पोजीशन एक बार मिल जाएगा पावर ऑफ अटॉर्नी पर तो फिर अपने पोजीशन को आप बचा सकते हैं। कानून का नुक्ता नज़र एक ये होता है कि अगर किसी प्रॉपर्टी के कोई पोजीशन में है तो यह कानून मानकर चलती है कि वो आदमी अगर पोजीशन में है और उस किसी का किराएदार नहीं है, वो लीज पे नहीं लिया है, तो ये माना जाएगा कि वो प्रॉपर्टी उसी की है, जब तक कि कोई दूसरा आके ये प्रूफ न कर दे कि इस पोजीशन में आप ज़बरदस्ती कब्जा किए हैं या किराएदार थे, अब किराया नहीं दे रहे हैं और ज़बरदस्ती इस पर बैठे हुए हैं। तो कच्ची कॉलोनीज़ में ख़ास तौर से कब्ज़े के ऊपर कि जब आप प्रॉपर्टी खरीदें तो कब्ज़ा फ़ौरन लें। जी, तेलंगाना से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, महमूद हुसैन। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? मेरा केस हाई कोर्ट में 2-3 साल से पेंडिंग है, तो मुझे अर्जेंसी है, उसकी इन्वोक करने के लिए क्या करना चाहिए मैं? जी देखिए, हाई कोर्ट में सिचुएशन ये होता है कि आपका क्या केस है ये आपने नहीं बताया, लेकिन सिस्टम ये होता है कि अगर हाई कोर्ट में आप गए हैं तो अपील एडमिट हो जाता है, एडमिट होने के बाद फिर वो अपील जो है रेगुलर नंबर से आता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप अर्जेंसी ये दिखा दे रहे हैं, जैसे सपोज इस वक्त सीनियर सिटीजन्स का मसला है, उसमें अर्जेंसी आ जाता है कि साहब ये प्रॉपर्टी हमने अपने इस्तेमाल के लिए बनाई थी लेकिन दूसरे कब्जे में है, अपील हमारा एडमिट हो गया है लेकिन उसकी सुनवाई कब होगी ये मालूम नहीं है, तो उसको बोलते हैं प्रीपोनमेंट का एप्लीकेशन। आप अपने एडवोकेट से सलाह मशवरा कीजिए और प्रीपोनमेंट का एक एप्लीकेशन लगाइए और उसमें एक ग्राउंड दीजिए कि क्यों आप चाहते हैं कि आपका केस आउट ऑफ द टर्न सुना जाए। जी, छत्तीसगढ़ से एक कॉलर हमारे साथ है, सईद अब्दुल करीम। हेलो। हाँ, हेलो। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है? सैयद अब्दुल करीम बोल रहा हूँ छिंदवाड़े से। जी। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि अभी वकील साहब ने बताया कि डॉक्यूमेंट पूरे हैं प्लाट के हमारे पास, जी, जिस तरह उन्होंने बताया वो डॉक्यूमेंट पूरे हैं और हम चाहते हैं इस प्लाट के अगेंस्ट में लोन मिले हमें, तो इसमें बताइए कि हमें आसानी कैसी मिलेगी, कैसा लोन मिलेगा बैंक से? जी, देखिए, अगर आपके पास प्रॉपर्टी के कागजात कंप्लीट है, लीगल डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, तो बहुत आसान है। आप उसको किसी बैंक से निगोशिएट कीजिए, वहां पर आप प्रॉपर्टी अपना ये रखिए, कागजात जो है उसको मोर्गेज कीजिए, उस मोर्गेज के बेसिस पर जो है आपको लोन मिल जाएगा। जी, एक कॉलर हमारे साथ है हरियाणा से। हेलो। हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है किसी वजह से इनसे बात नहीं हो पाई हमारी। जैसे हम लगातार प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं कि जो भी उससे जुड़े लॉज हैं वो लॉज क्या हैं, कैसे ट्रांसफ़र किया जाए, डॉक्यूमेंट्स की हमने बात की, उसके बारे में आपको बताया। उसी तरह बहुत से लोग गाजी साहब ऐसे हैं कि जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं। तो अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो क्या उसके लिए तरीका होना चाहिए और ये कितना ज़रूरी है? देखिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन जो है वो नेसेसरी होता है जी। तो उसमें तो अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं या सिर्फ डॉक्यूमेंट्स बना ले तो उस डॉक्यूमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसलिए उन प्रॉपर्टीज का जहां पर रजिस्ट्रेशन खुला हुआ है वहां पर तो लाजमी आप रजिस्ट्रेशन कराएं, अदरवाइज हमेशा धोखा खाने का खतरा रहता है। बाकी जैसा कि मैंने बताया आपको कि वो कॉलोनी जहां पर कि रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं है और जिसको कि कच्ची कॉलोनी बोलते हैं, तो वहाँ पर आम तौर पे पावर ऑफ अटॉर्नी, विल, पोजीशन लेटर, एफिडेविट, इस किस्म के डॉक्यूमेंट्स बनाकर दे देते हैं, पोजीशन दे देते हैं। तो उसमें जब एक बार पोजीशन मिल जाता है तो फिर आपको उस पोजीशन को बरकरार रखना ज़रा आसानी हो जाता है। तो इन दो किस्म की प्रॉपर्टीज़, रेगुलराइज कॉलोनी या इरेगुलराइज कॉलोनी की प्रॉपर्टीज़ में इस बात का ख्याल रखना चाहिए। जी, हैदराबाद से कॉलर हमारे साथ है अनवर। हेलो। हेलो, मेरा एक सवाल है। जी, बताएं। ये जो कार या बाइक मॉर्गेज करते हैं उसमें एक आध चेक अगर मिस हो जाए तो जो ड्यू रह जाए तो लोग आके फाइनेंसर्स गाड़ी लेके चले जाते हैं, बैंक के जो भी वो रहे स्टाफ उनका आके गाड़ी लेके चले जाते हैं। तो क्या इनको डील करने का इख्तियार रहता है या
ड्यू रहने से हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं? नहीं, अनवर साहब, बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया है। और आमतौर पे आज की तारीख में जो कार वगैरह फाइनेंस करते हैं वो तकरीबन मसल्समैन रखते हैं अपने साथ, जिसका कि डिफरेंट नाम दे लेते हैं। और जहां किसी का 1-2 डिफ़ॉल्ट होता है इंस्टॉलमेंट पे करने में, वो जाकर कार उठा लेते हैं। उनको इस तरह से कार उठाने का कोई हक नहीं है। उनके खिलाफ आप FIR करा सकते हैं। उनको अगर आपका इंस्टॉलमेंट जो है वो नहीं दिया गया है तो इंस्टॉलमेंट लेने के लिए कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ज़बरदस्ती का किसी भी सिचुएशन में कानून इजाज़त नहीं देता है। अगर वो बाउंसर रखे हुए हैं अपने साथ एम्प्लॉइज़ रखे हुए हैं या कार ज़बरदस्ती उठा लेते हैं तो आप बिल्कुल उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कर सकते हैं। जी, कश्मीर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, बिलाल अहमद। हेलो 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 जी, बिलाल साहब बताएं क्या सवाल है आपका? हेलो जी, सवाल हेलो। बताएं। बिलाल साहब अपना सवाल बताएं, क्या पूछना है? लगता है किसी वजह से हमारी इनसे बात नहीं हो पाई। जो भी सर प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं वो किन बातों का ख्याल रखें, किसको प्रॉपर्टी बेचे और किसको प्रॉपर्टी ना बेचे? जी, ये ज़रा आपका सवाल कई मामलों में इसको कह सकते हैं कि ट्रिकलिश है, क्योंकि आज की तारीख में ये बात भी आ रहा है, क्योंकि आमतौर पे ये देखा जाता है कि ख़रीदने वाला से क्या लेना देना है, उसके पैसे से लेना देना है कि वो आपको अमाउंट दे रहा है कि नहीं। लेकिन जब से लॉ कॉम्प्लिकेट हुआ है और दुनिया जो है ग्लोबल विलेज की शक्ल में आ रही है, तो ये ज़रा देखना है आपके लिए कि जो आपका प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो कहीं नाजायज़ पैसे से तो नहीं प्रॉपर्टी खरीद रहा है। आम तौर पे इसलिए कोशिश ये कीजिए कि प्रॉपर्टी को बेचते वक्त ये ख्याल रखें कि आपका जो ट्रांजैक्शन हो वो कंप्लीट वाइट में हो जी। और जो खरीदने वाला हो उसका भी आप आइडेंटिटी कार्ड, उसके वेयरअबाउट्स और उसके बारे में आप जानकारी रखें। कहीं ऐसा न हो कि आपकी प्रॉपर्टी को कोई ऐसा शख्स जो कि देश विरोधी कार्यों में लिप्त है वो जो है आपकी प्रॉपर्टी खरीद कर फिर उस जगह वो बैठकर नाजायज़ उसका इस्तेमाल करे और फिर एक सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि वो परेशानी बढ़ जाती है बेचने वाले के लिए भी कि आपको उससे कैसे जान पहचान हुई, आपने उस प्रॉपर्टी को कैसे बेची। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं तेलंगाना से, महमूदुल हसन। हेलो जी, महमूद हुसैन जी, बताएं सवाल बताएं, क्या पूछना है मैं आपको? एक मकान खरीदा हूँ, बयाना दिया 35 लाख में खरीद के 22 लाख बयाना दिया जी। अब उस पे लोन निकल गया। अच्छा। और फिर वो जिसके नाम पे लोन है वो पैसे उनको नहीं पहुंचे, उनके वालिद को और उनके बेटे को पहुंचे। अब ये मेरे लिए क्या कानूनी मसला है, आप बताऊंगा। देखिए, आपने उस जो प्रॉपर्टी का अर्नेस्ट मनी यानी बयाना दिया है उसके मुतल्लिक कोई कागजात बनवाए हैं या नहीं, उसको आम तौर पे एग्रीमेंट टू सेल बोलते हैं। प्रॉपर्टी का बैनामे से पहले अगर ये बात होती है कि प्रॉपर्टी 10 लाख की है और 1 लाख रुपया मैं बयाना दे रहा हूँ, बाकी पैसे आपको 3 महीने में दे दूंगा, उस वक्त आप सेल डीड यानी कि बैनामा हमारे नाम से कर दीजिएगा। तो उस वक्त जो डॉक्यूमेंट बनता है एग्रीमेंट टू सेल, उसमें अगर ये बना हुआ है और उसमें ये बात लिखी हुई है कि ये प्रॉपर्टी जो मैं बेच रहा हूँ वो हर किस्म के इससे जिसको बोलते हैं कि इनकम्बरेंस से फ्री है, यानी कि इस प्रॉपर्टी पर किसी किस्म का कोई लोन वगैरह नहीं है। अगर वो बात लिखकर और उसके बाद प्रॉपर्टी आपको बेचा है तो फिर उसने जो है ऑफेंस किया है, 420 का ऑफेंस किया है, उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं और अपने पैसे रिकवरी का दावा भी डाल सकते हैं। जी, कतर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, इरशाद अंसारी। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी, मेरा सवाल यही है कि दोनों भाई हम लोग साथ में रहते हैं, ठीक है, और वो कोई प्रॉपर्टी ले ली है वो जी, तो अपनी बीवी के नाम से किसी के नाम से आने के, तो उसमें मेरा हक होगा कि नहीं होगा? जी, हम ले सकते नहीं सकते, पहला सवाल। और दूसरा एक ये भी है जैसे कि यानी कि मैं कोई प्रॉपर्टी लिया, ठीक है, और उसका यानी कि दाखिल खारिज कितने साल तक यानी कि नहीं करा सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना उसमें मेरे नाम पे? देखिए, पहली बात जो आपने पहला सवाल किया है कि आप 2 भाई हैं और दोनों आदमी के पैसे से एक प्रॉपर्टी खरीदी गई, लेकिन वो प्रॉपर्टी जो है आपके यानी कि भाई के बीवी के नाम से खरीदी गई। तो भाई जिसके नाम से प्रॉपर्टी खरीदी गई है वो मालिक वही हो जाता है
अनलेस एंड अनटिल उसको आप बेनामी ट्रांजैक्शन जो है वो प्रूफ कर दें कि इसमें पैसा हमारा लगा हुआ है, लेकिन उसमें भी लिटिगेशन में आपको जाना पड़ेगा। तो एक बिल्कुल क्लियर कानून है कि अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है, जिसके नाम से खरीदी जा रही है वो उसी की प्रॉपर्टी हो जाती है। उसके साथ सिर्फ यही एक एक्सेप्शन है जिसको मैंने बताया कि जिसमें अगर एक जॉइंट फैमिली है या घर के 2 भाई हैं या बाप बेटे हैं, अगर वो ये प्रूफ कर दें कि वो जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है उसमें हमारा ही पैसा लगा हुआ है, तब उस प्रॉपर्टी के डिवीज़न के बारे में बात हो सकती है। जो दूसरी बात आपने बताई है कि प्रॉपर्टी आपने ली है, इसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, और अगर कई साल से नहीं हुआ है तो क्या होगा। देखिए, दाखिल खारिज का एक मियाद होता है, कहीं 3 महीने, कहीं 6 महीने, आमतौर पे 6 महीने है। तो जब भी प्रॉपर्टी खरीदा जाता है तो 6 महीने के अंदर जो है उसका दाखिल खारिज होना ज़रूरी है, क्योंकि वही वो पीरियड होता है जिसमें अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो उस प्रॉपर्टी के खरीदो फरोख्त में, तो वो आकर ऑब्जेक्शन दाखिल करता है। अगर उसका ऑब्जेक्शन लीगल होता है, उसमें जान होता है कानूनी तौर पे, तो फिर ये ट्रांसफ़र ही रुक जाता है। इसलिए उसका एक मियाद होता है, उस मियाद के अंदर ही दाखिल खारिज करा लेनी चाहिए। जी, मालेगांव से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, शेख सलीम। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है। सवाल ये है मैडम जी कि देखिए, सबसे पहले आप अपने टीवी की आवाज बंद करिए। जी, हमारे एक रिश्तेदार है। जी जी, हेलो। जी बताएं। हमारे एक रिश्तेदार है जिनको मैंने 40। टीवी का जरा आवाज कम कीजिए प्लीज। हाँ मैडम जी। जी जी जी, सवाल बताएं। हेलो जी, सवाल बताएं सलीम साहब। हाँ, सवाल बताएं। हमारे एक रिश्तेदार है जिनको मैंने नकद 40,000 रुपए दिए थे, तो उन्होंने मुझको एक चेक दिया था। वो चेक की मुद्दत खत्म हो रही है और उसमें अब 1 महीना बाकी रह गया है, तो चेक मैंने बाउंस किया हूँ, तो क्या कार्रवाई कर सकता हूँ मैं? बिल्कुल। अगर ये क्रॉस चेक है जो कि आपको दिए हैं और अगर वो बाउंस हो गया है, तो बाउंस होने के 1 महीने के अंदर ही आपको नोटिस देना होता है दूसरी पार्टी को कि भाई ये जो आपने चेक दिया था वो चेक बाउंस हो गया है। अगर आप 15 दिन के अंदर हमें पैसा आप नहीं दे रहे हैं तो हम आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब वो 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा केसेस हैं इस लेजिस्लेशन के तहत, आप बिल्कुल केस कर सकते हैं, आपका हक बनता है। जी, तेलंगाना से एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं महमूदुल हसन। हेलो हेलो, लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ एक और कॉलर है जम्मू से, कृति। हेलो हेलो कृति, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है किसी वजह से हमारी इनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। वकील साहब, इस दौरान एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं जम्मू से, मोहम्मद इसाक। हेलो हेलो इसाक साहब, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी मैम, आवाज आ रही है। जी, सवाल बताएं क्या सवाल है? देखिए, आप अपने टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। हेलो इसाक साहब, अपनी टीवी की आवाज बंद करिए। एक और कॉलर हमारे साथ हैं जम्मू से, कृति देवी। हेलो जी मैम। जी बताएं क्या सवाल है आपका? मैम एक्चुअली मैं जम्मू में एक जगह सूरनकोट पुंछ में पड़ता है जी। तो मैम मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने मतलब कि मेरे ससुर के साथ मिलके सारी प्रॉपर्टी मेरा जो जेठ जी है उसके दोनों बच्चों के नाम कर दी है। अच्छा। और मेरा हस्बैंड जो है उसने मेरे से पहले 4 शादियां की हैं। वो शादी करता है और 10-20 दिन इज्जत के साथ खेल के हर बीबी को निकाल देता। मैं उसकी 5वीं बीबी हूँ। अच्छा। और मेरे को वो उसने सारी प्रॉपर्टी जेठ के बच्चों के नाम की है, मेरे ससुर, और वो जो प्रॉपर्टी है वो मेरे दादा ससुर की है। और वो हाई कोर्ट में मुझे डाइवोर्स देने के लिए मतलब चला गया है। अब वो छठी शादी के चक्कर में है, तो मतलब क्या उस प्रॉपर्टी को मैं अगर वापस लेना चाहूँ तो क्या ले सकती हूँ? ठीक है, ये क्या कर सकती हैं इस केस में? देखिए, मैं अभी इंडियन लॉ के हिसाब से बता रहा हूँ। अब मैं ये नहीं बता सकता कि आपके यहाँ वो लॉ अप्लीकेबल है या नहीं। अगर कोई दादा इलाही प्रॉपर्टी बोलते हैं उसको, अगर उनकी प्रॉपर्टी है तो अगर किसी की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि उसको अपने पेरेंट्स से मिली हुई है, तो उस प्रॉपर्टी को वो बेच नहीं सकता है जब तक कि दूसरे को पार्टनर बोलते हैं उनकी, जब तक कि उसमें
सहमत न हो, कंसेंट न हो। तो ऐसे सिचुएशन में जैसे कि आप बता रही हैं कि आपके हस्बैंड जो है वो 4 शादियां कर ली हैं और आप 5वीं बीवी हैं और आपको भी वो तलाक देकर 6ठा शादी करना चाहते हैं, तो देखिए डोमेस्टिक वायलेंस के हिसाब से उनके प्रॉपर्टी में आपका हक हो जाता है। आपका राइट टू रेसिडेंस तो 100% बरकरार रहेगा, आप और मेंटेनेंस भी बरकरार रहेगा। तो उस प्रॉपर्टी को आप जो है आपका बिल्कुल हक बनता है। आप एक दावा दाखिल कीजिए, लोकल एडवोकेट से कंसल्ट कीजिए, दावा दाखिल कीजिए और उस प्रॉपर्टी को फर्दर बेचने से आप स्टे लीजिए, आपको ये मिल सकता है। जी, कश्मीर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, बिलाल अहमद। हेलो 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 जी, बिलाल साहब बताएं क्या सवाल है। मैडम, हमने लीज पे जमीन दिया था किसी कंपनी को जी। पिछले 1 साल से वो किराया नहीं भेज रहे। जी ठीक है जी, बताएं, आगे बताएं। बिलाल साहब, चेन्नई की कंपनी है। जी हाँ, तो आप ऐसा है कि आपने बताया कि आपने लीज पे अपने प्रॉपर्टी को एक कंपनी को दे रखा है और पिछले 1 साल से वो कंपनी वाले किराया नहीं दे रहे हैं। तो देखिए, आपके पास दोनों हक बनता है। एक तो हक ये बनता है कि आप पिछले 1 साल के किराया वसूल करने के लिए आप उनके खिलाफ दावा डालें। दूसरी बात ये कि अगर आप चाहें तो इसी ग्राउंड पे आप उनका लीज को टर्मिनेट भी कर सकते हैं और उनसे अपनी जगह खाली भी करा सकते हैं। ये दोनों ग्राउंड है आपके पास। आप एक ही मुकदमे में टर्मिनेट भी कर सकते हैं और साथ साथ आप अपने बकाया किराया भी उनसे मांग सकते हैं। आंध्रा से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो 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 जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका। जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका। मेरा सुप्रीम कोर्ट का मामला है। सुप्रीम कोर्ट। जी जी, सवाल बताएं, सवाल पूरा करें। वो सुप्रीम कोर्ट कोई लायर का भी नाम होना मेरे को सजेस्ट करे तो मैं उनसे बात कर लेता। लायर सुप्रीम कोर्ट के। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आप वेबसाइट इस पे जाइए, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स के नाम हैं, उसमें से देख लीजिए कि इससे बात कीजिए और आप एडवोकेट इंगेज कर लीजिए। जी, कश्मीर से एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं बिलाल अहमद। हेलो, लगता है किसी वजह से इनसे हमारी बात नहीं हो पा रही है। वकील साहब, जैसे प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो लोग इतनी महंगी प्रॉपर्टी खरीदते हैं लेकिन कुछ रुपए बचाने के लिए जो स्टैंप ड्यूटी है वो बचा लेते हैं। तो ऐसा लोग क्यों करते हैं और ये स्टैंप ड्यूटी बचाने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं आगे चलकर। देखिए, अगर प्रॉपर्टी की पूरी मालियत नहीं दिखाई गई है तो बहुत से स्टेट्स में हमारे पास ऐसा लॉ हो गया है, जैसे दिल्ली जैसे शहरों में जिसको सर्किल रेट बोलते हैं जी। अगर सर्किल रेट से कम में किसी प्रॉपर्टी का आप जाएंगे ट्रांसफर करने तो पहली बात तो होगी नहीं। दूसरी बात यह कि कुछ स्टेट्स में यह है कि फिर सरकार को यह हक हो जाता है कि उसी उससे रेट पे वो प्रॉपर्टी खुद ले सकती है। इसलिए ख्याल ये करना चाहिए कि जिस प्रॉपर्टी की जितनी मालियत है वो पूरे ट्रांजैक्शन जो है व्हाइट में ही करना चाहिए। जो सर्किल रेट है या जो उस प्रॉपर्टी का रेट है उसके जेन्यून रेट के हिसाब ही से रेवेन्यू या कोर्ट फी देनी चाहिए। जी, महाराष्ट्र से एक कॉलर हमारे साथ है, शेख जिलानी। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है। हाँ, सवाल हमारा ये है, अब जी जी बोले। हमारी पेंशन हो गई ना, तो उसका पेंशन का जो लेटर है ग्रेजुएटी का, वो ट्रेजरी वाले ने गुमा के डाले, तो अब उसके लिए राय पूछना था। जी देखिए शेख साहब, आपने ये कहा है कि आपका पेंशन था उसमें ग्रेच्युटी वाला जो पैसा है वो आपको नहीं दे रहे हैं। पहली बात तो ये कि ये बिल्कुल कंफर्म हो कि ग्रेच्युटी का जो रकम है वो कंप्लीट आपका रकम है। उसको किसी तरह से कागजात की पेचीदगी में आपको परेशान कर रहे हैं, एक टेबल से दूसरे टेबल पर दौड़ा रहे हैं, तो आप फ़ौरन कोर्ट जाइए, इलाके के एडवोकेट से बात कीजिए लोकल, और कोर्ट में आप जाइए, आपको इंसाफ मिलेगा क्योंकि वो फंड कंप्लीट आपका है। टेक्निकल ग्राउंड पे आम तौर पे परेशान करते हैं लोग, लेकिन इस परेशानी से बचने का वाहिद तरीका यह है कि आप डायरेक्ट कोर्ट जाइए। जी, एमपी से एक कॉलर हमारे साथ है, अबरार अहमद। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है। जी, एक्चुअली मेरा सवाल सिविल मैटर पे है। जी। मेरे दादाजी ने करीब 35 या 40 साल पहले अपनी प्रॉपर्टी में से
80% जो प्रॉपर्टी है वो मेरे एक चाचा जी को दे दी। अच्छा। और बाकी मतलब मेरे फादर को और बाकी लोगों को नहीं दी गई और उनसे लिखवा लिया गया कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। तो क्या उसे अभी चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में? देखिए, आपके ऊपर जो है वो मुस्लिम लॉ के हिसाब से अगर कोई प्रॉपर्टी किसी के पास आई है, चाहे वो एंसेस्टर के हिसाब से आई हो या उसने खुद बनाई हो, वो कंप्लीट उसका मालिक होता है। तो अगर आपके ग्रैंडफादर ने या कोई अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा अपनी ज़िंदगी में ही किसी दूसरे के नाम से ट्रांसफ़र कर दिए गए, आमतौर पे सुनते होंगे आप कि हम फला को प्रॉपर्टी जो है अपनी ज़िंदगी ही में दे देंगे, तो उसको वो देने का हक़ है प्रॉपर्टी को, जिसको कि आज के तौर में गिफ्ट डीड बोलते हैं। तो गिफ्ट की शक्ल में कोई भी आदमी जो अपने प्रॉपर्टी का मालिक है वो किसी को भी दे सकता है। बस ये देखना होता है कि कागज़ के साथ साथ उसने पोजीशन भी ट्रांसफ़र किया है कि नहीं। अगर पोजीशन भी ट्रांसफ़र कर दिया है, आप बता रहे हैं कि पिछले 30-40 साल का मसला है, तब तो वक्त भी काफ़ी निकल चुका है। लॉ ऑफ लिमिटेशन के हिसाब से भी उस पर दावा करेंगे। दावा करने से देश में कोई किसी को नहीं रोक सकता है, लेकिन आपके दावा फेल होने के पूरे चांसेस हैं। जी। हैदराबाद से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो हेलो। हेलो जी, सवाल बताएं। हम फैजाबाद से बोल रहे हैं, हैदराबाद जी, फैजाबाद से बात कर रहे हैं। सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? जी, हमारा सवाल ये है कि हमारे वालिद ने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो उसकी एक जिनकी प्रॉपर्टी थी उनकी बेवा और उनके लड़कों ने जो है उसको बेच डाला था। बेचा हमारे बाप के हाथ, बल्कि वो उनकी सगी बहन थी, और 50 रुपए में हिबा कर दिया था। 50 रुपए में हिबा कर दिया था। उसके बाद वो लोग जो है पाकिस्तान चली गई लिख करके हिबानामा। अब उसमें ये हुआ कि दाखिल खारिज नहीं हुई थी, बाद में दाखिल खारिज हुई और उसमें हमारे भाई का नाम, हमारे बाप का नाम और उसमें उनका भी नाम चढ़ गया जिन्होंने बेचा था। अच्छा। ऐसी सूरत में अब उनका नाम कैसे कटवाया जाए? वो चली गई पाकिस्तान, किस सूरत में उनका नाम कटवाया जाए ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है। हमने बंटवारे एक मुकदमा भी दायर किया अपने भाई, हम उस वक्त जिस वक्त लिखा पड़ी हुई उस वक्त हम पैदा नहीं हुए थे। अब हमने जो है बंटवारे एक मुकदमा दायर किया, तो उसमें बाद में हम लोगों ने सुलह कर लिया आपस में। उन्होंने, हमारे बड़े भाई ने ये दे दिया कि लिख करके कि क्या बोलते हैं ये जायदाद हमारे बाप की पैदा करता है, लिहाजा हम दोनों इसके बराबर के हकदार हैं। जी, ठीक है। जी, देखिए, आपके सवाल से पहली बात तो ये होता है कि टाइम काफ़ी गुजर गया है इन वाक़यात को हुए, यानी कि प्रॉपर्टी आपके नाम से उनका नाम उसके बाद भी आ गया, दाखिल खारिज नहीं किया गया। तो दाखिल खारिज का, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि म्याद होता है जिसमें कि उसको चैलेंज किया जाता है उस ट्रांसफ़र को। बहरहाल आपके यहाँ सिचुएशन ये है कि जिन लोगों का प्रॉपर्टी के ऊपर नाम है वो प्रॉपर्टी के मालिक हुए। अगर कोई पाकिस्तान चला गया है और कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करके गया है लेकिन उस डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो वो प्रॉपर्टी उसी की मानी जाएगी जब तक कि दाखिल खारिज नहीं हुआ है। तो इस तरह से आपका केस जो है वो काफ़ी कमज़ोर फुटिंग पे आप हैं। जी, जैसे कि इनका ही सवाल था, इसी तरह ये सवाल है कि अगर कोई एक प्रॉपर्टी है तो वो क्या कई लोगों के नाम पर ट्रांसफ़र हो सकती है? अगर हो सकती है तो उसका सही तरीका क्या है? तरुण, मेरे ख्याल से आप ये पूछना चाहती हैं कि क्या एक प्रॉपर्टी को कई लोगों के नाम से बेचा जा सकता है? जी। तो बिल्कुल बेचा जा सकता है। कभी कभी खरीदार एक होता है, कभी 4-5 लोग मिलकर एक प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, तो चारों पांचों का नाम मैं वल्दियत और प्रॉपर एड्रेस के हिसाब से होगा। इसमें किसी किस्म की कबाहत नहीं है। कबाहत वहाँ आती है जहाँ की 420 करके एक ही प्रॉपर्टी को कई लोगों के नाम से बेच दिया जाता है। तो एक प्रॉपर्टी जो पहली मरतबा बिक गई, अगर वही मालिक वो किसी दूसरे को बेच रहा है और ये नहीं बता रहा है कि इस प्रॉपर्टी को पहले बेचा जा चुका है, तो फिर तो वो 420 है। जहाँ तक बात है कि एक आदमी एक प्रॉपर्टी को किसी एक ही आदमी को बेच सकता है या कई लोगों को बेच सकता है, तो इसका जवाब ये है कि अपनी प्रॉपर्टी को आदमी कई लोगों को बेच सकता है। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, मुबीनुर रहमान। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है? साहब, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट में रिटायर हुआ, जी 2007 में हुआ। उसमें प्रोविडेंट फंड में लिया, मगर मेरे 3 महीने का वो मिसिंग था, तो वो नहीं हुआ। अच्छा। क्या अब मैं उसको अप्लाई कर सकता हूँ? जी,
ठीक है। बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपने ये बताना होगा कि ये 3 महीने का ये कौन सा 3 महीना है, किस साल का है जिसमें कि आपको नहीं मिला तो वजह क्या है। और अगर आप सही तौर पे एक्सप्लेन कर दें तो आपको ये हक मिल जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं मिल रहा है तो आपके लिए कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है। जी, जम्मू से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी है, तबस्सुम। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है। हाँ, मेरा सवाल एडवोकेट साहब से है कि मेरी मम्मा की प्रॉपर्टी है जी, तो वो मेरे जो मामे वगैरह हैं उनके पास है, उनके मामे की डेथ हो गई है, अब उनके बच्चों के पास है, और मेरी मम्मा की डेथ भी हो गई है जी। अब हम 4 बहनें हैं और एक भाई है, तो वो हमें नहीं दे रहे, हम अपना हिस्सा लेना चाहते हैं, और उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे मेरे पास है, जबकि मेरे नानके वालों ने वो आधी प्रॉपर्टी बेच भी दी है, मगर डॉक्यूमेंट मेरे पास उन्होंने हमारे पूछने के बगैर ही बेची है। अच्छा जी। तो अब सर ये सवाल है कि हम कैसे क्या कर सकते हैं, क्या हमें वो जी, हिस्सा मिल सकता है? मैं समझ गया आपका सवाल। आपने सवाल ये किया है कि आपकी मदर्स के का इंतकाल हो गया है, उनके नाम से प्रॉपर्टी थी, अब उस प्रॉपर्टी को आपके मामा यानी कि आपकी बहन के भाइयों ने मिलकर बेच दिया है, और आप 4 बहन और 1 भाई है। तो पहली बात तो ये कि आपकी मदर की प्रॉपर्टी में आप 5 का हिस्सा है, यानी कि आपके भाई और आप 4 बहनों का हिस्सा है। अगर उस प्रॉपर्टी को आपने उनके इंतकाल के बाद आप कब्ज़ा नहीं ले पाई हैं, और या उस प्रॉपर्टी में अपना नाम आप लोग नहीं अंदराज कर पाए हैं, तब भी आपके पास अभी ये हक़ है। आप जा सकते हैं, उनके ऊपर मुकदमा कर सकते हैं, और जो प्रॉपर्टी उन्होंने बेची है तो लाजमी है कि उसके लिए गलत कागज़ बनाए होंगे, किसी न किसी हिसाब से वो ये दिखाए होंगे कि ये प्रॉपर्टी जो है हमारे जो भांजे या भांजियाँ हैं उन्होंने इस प्रॉपर्टी को हमारे नाम से कर दिया है और मुझे बेचने का अख्तियार है। अगर इस किस्म के कोई कागज़ बनाए हैं या मिस रिप्रेजेंट करके उस प्रॉपर्टी को बेचे हैं तो वो उनके ऊपर 420 का केस भी बनता है। इसलिए आप फ़ौरन लोकल वहाँ के एडवोकेट से आप रब्ता कीजिए। ये डॉक्यूमेंट जो बता रही हैं कि आपके पास है, उस डॉक्यूमेंट्स को उनके वकील साहब के हवाले कीजिए। आप पूरा ये वाक़या बताइए, और फिर उनके ऊपर आप केस सिविल भी कर सकते हैं, क्रिमिनल भी कर सकते हैं। जी वकील साहब, अगर औरतों की बात करें तो औरतों के लिए क्या प्रॉपर्टी राइट्स हैं? देखिए, ये तो मसला औरतों के प्रॉपर्टीज़ का राइट, बल्कि मॉडर्न ज़माने की ये एक बहुत अच्छी खूबी है कि तकरीबन दुनिया के हर जगह औरतों का प्रॉपर्टी में हक़ जो है वो रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। हमारे देश में भी अब औरतों का उतना ही प्रॉपर्टी में हक़ है जितना कि यानी कि एक बेटी का भी उतना ही हक़ है जितना कि बेटे का है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो। माँ का भी उतना ही हक़ है जितना कि हक़ बीवी का है प्रॉपर्टी में। तो ये सब चीज़ें आज की डेट में बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। तो औरत को भी अभी एक नया चीज़ जो पास हुआ है कि पहले यूपी में लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के तहत जो है एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी में औरतों का या बहनों का हक़ नहीं था, लेकिन उसको भी अब रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। तो प्रॉपर्टी के ओन करने, उसको इस्तेमाल करने, उसको फर्दर ट्रांसफ़र करने में आज की डेट में हिंदुस्तान के आम कानून में हमारे देश के एक औरत को वही हक़ हासिल है जो एक मर्द को है। जी, और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सुरेश त्रिवेदी। हेलो हेलो सुरेश जी, बताएं क्या सवाल है? जी सवाल बताएं। हेलो जी सुरेश जी, अपना सवाल बताएं, क्या पूछना है आपको? हेलो, लगता है किसी वजह से हमारी इनसे बातचीत। वकील साहब, इस दौरान एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं हैदराबाद से, मसूद अहमद। हेलो हेलो मसूद साहब, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है किसी वजह से हमारी इनसे बात नहीं हो पाई। लखनऊ से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवीण। हेलो हेलो लगता है किसी वजह से इनसे हमारी बात नहीं हो पाई। वकील साहब, अगर विल की बात करें तो विल को लेकर के क्या लॉज हैं? देखिए, विल के मुतालिक एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि विल कहीं भी आप कर सकते हैं। आमतौर पे ये होता है कि जहाँ जो प्रॉपर्टी होती है वहीं उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होता है, एक्सेप्ट 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ छोड़ के। यानी कि ये 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ छोड़ के का मतलब ये होता है कि आप
यूपी, बिहार, बंगाल कहीं की भी प्रॉपर्टी का आप दिल्ली में बैठकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अदरवाइज जहाँ जो प्रॉपर्टी है वो उसी डिस्ट्रिक्ट में उसका रजिस्ट्रेशन, उसका ट्रांसफ़र होता है। विल के मुतल्लिक यह है कि आप कहीं भी किसी जगह कर सकते हैं कहीं की भी प्रॉपर्टी की। विल जो है, पहली बात ये भी उसमें समझने की है कि विल वो डॉक्यूमेंट्स है कि आदमी करता है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन उस पर लाहेमल, उसके ऊपर करारदाद जो है वो उसके इंतकाल के बाद शुरू होता है। तो विल सादे कागज़ पर भी हो सकता है। विल में सिर्फ यह है कि आप सादे कागज़ पर भी लिख दें, 2 विटनेसेस हों। मुस्लिम लॉ में तो यह है कि ज़बानी भी हो सकता है, आपके पास 2 विटनेसेस हों, और उसको फिर आपको अगर विल रजिस्ट्रेशन करा लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद, इंतकाल के बाद चूँकि ऑपरेशन होता है उसका, तो फिर उसके बाद प्रोबेट होता है। प्रोबेट के बाद विल के हिसाब से, क्योंकि विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है कि वही डॉक्यूमेंट प्रिवेल करता है बाकी और डॉक्यूमेंट्स पे। तो विल का रजिस्ट्रेशन, विल करे प्रॉपर्टी का करना चाहिए अपनी लाइफ में, और उसका रजिस्ट्रेशन भी करा के रखना चाहिए। उससे एक फ़ायदा ये होता है कि इंतकाल के बाद आपके जो लीगल एयर्स हैं उनमें फिर ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं होता है। हर आदमी अपने बाप या अपनी माँ की इज़्ज़त का एहतराम करते हुए फिर किसी किस्म के आपसी चकलस से या डिस्प्यूट से बच जाता है। इसलिए विल करना चाहिए और उसका रजिस्ट्रेशन भी करा लेना चाहिए। जी, लखनऊ से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, ओसामा अजीज। हेलो हेलो ओसामा अजीज, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है इनसे बात नहीं हो पाई। कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं, सईद गुलाम। हेलो। हाँ, हमें को है ना पूना में फ्लैट लेने का है जी, रिसेल में। तो इसमें है ना 7/12 का पेपर नहीं है, इसमें एग्रीमेंट है, कमिटमेंट सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कमिटमेंट सर्टिफिकेट, प्लान और ये इंडेक्स जो भी है, लेकिन 7/12 का पेपर नहीं है। तो वो खरीद सकते हैं क्या? कोई आगे बेचने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना? जी ठीक है। देखिए, आपका सवाल सही मानों में क्लियर नहीं हो पा रहा है। आप 7/12 कह रही हैं और कह रही हैं को प्रॉपर्टी आपके पास किस तरह से है और किस किस्म का प्रॉब्लम बेचने में या खरीदने में आप पूछ रही हैं। तो आप जरा सवाल अपना क्लियर कीजिए ताकि आपको हम सही मानों में मशवरा दे सकें। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं राजौरी से, मिर्जा नफीस। हेलो। जी जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है? अच्छा, मेरा सवाल ये है कि मेरे एक दादा थे, तो उनके बेटे थे, तो एक चाचा जी थे, तो वो उनकी औलाद नहीं थी। तो अब जो वो चाची है वो इसी तरह से है, तो उसने काम कर लिया है कि उसने वो अपनी एक बाजे का हस्बैंड है, उसको कोई 8 कनाल रकबे का बैनामा दे दिया है। तो हमारी हेरिटेंस है उसका रकबा, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? जी देखिए, आपने कहा कि दादा की प्रॉपर्टी थी और आपकी एक चची हैं, आपके अब चचा नहीं हैं, उन्होंने अपने दामाद को या किसी को घर पे बुला लिया है, उसके नाम से 8 कैनाल उसने उनको ट्रांसफ़र कर दिया है। पहली बात तो ये कि आपके चची के पास वो प्रॉपर्टी पूरी कैसे गई? पूरी नहीं जा सकती है, उनको भी इनहेरिटेंस के हिसाब ही से मिलेगा, और वो सिर्फ और सिर्फ आपके चचा की जो प्रॉपर्टी है उसमें उनको उतना हक मिलेगा जितना कि कानून इजाज़त देता है, यानी कि 1/6। बहरहाल अगर उन्होंने उससे ज़्यादा बेच दिया है 8 कैनाल, तो उन्होंने गलत बेचा है और आप ख़रीदने वाले प्लस बेचने वाले के ख़िलाफ़ जो है दावा आप डाल सकते हैं। जी वकील साहब, प्रॉपर्टी पे हक की बात करें तो बाप दादा की प्रॉपर्टी पर किसका कितना हक बनता है? हमारे देश में चूंकि डिफरेंट ज़ात के या डिफरेंट धर्म के लोग होते हैं, और डिफरेंट धर्म के लोगों के लिए उनको ये हक है कि अपने धर्म के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा करें, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के। जैसे हिंदुइज्म में भी, अगर हिंदूज़ में भी देखा जाए तो हिंदू लॉ के साथ दया भागा और मिथाक्षरा 2 स्कूल्स हैं, उसके हिसाब से प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है। मुसलमानों में उसी तरह से उनकी प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है। तो जो आम जो सेकुलर इंडिया का लॉ है उसमें आज की डेट में किसी के न रहने के बाद उसके बेटे बेटियों, बीवी और माँ में प्रॉपर्टी का जो है वो बराबर ही का हिस्सा जाता है, ख़ासतौर से उसके बेटे और बेटियों में। तो आज की डेट में किसी किस्म का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है हमारे प्रॉपर्टी के मुतालिक नहीं है। प्रॉपर्टी में बेटा बेटी सबका बराबर का हक है और दोनों बराबर हैं। जी, एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर है, अहमद। हेलो हेलो
हेलो जी बताएं क्या सवाल है आपका। जी सवाल बताएं क्या सवाल है आपका। मैडम आवाज आपकी कम आ रही है। जी हमें आपकी आवाज आ रही है, सवाल बताएं। हाँ जी, मैं मैडम जम्मू से बोल रहा हूँ। एक्चुअली मेरे फादर साहब की जो नानी है उन्होंने मेरे फादर साहब के नाम वसीयत की थी जी प्रॉपर्टी। हाँ जी, उनका कोई बेटा नहीं था, उनकी एक ही बेटी थी मेरी दादी जी। तो दादी की भी डेथ हो चुकी है। दादी उन्होंने मेरे फादर साहब की जो नानी थी उन्होंने अपनी बेटी जो थी अपने ताए को दे दी थी जी। हेलो जी जी बताएं। उन्होंने उनको कोर्ट से अडॉप्टेशन करके दे दिया। मतलब उनकी जो ताए की प्रॉपर्टी में मेरी दादी का हक है, लेकिन जो उन्होंने मेरे फादर साहब को वसीयत, क्योंकि वो फादर साहब को उन्होंने रखा हुआ था घर पे, स्टार्टिंग से उन्होंने पाला था। हेलो जी 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 आप जरा अपना सवाल क्लियर कीजिए, आपका सवाल लंबा उन्होंने है। सर वसीयत की थी तो हम, अब मेरे फादर साहब की भी डेथ हो चुकी है तो मैं जो उनकी जमीन है उनके ऊपर हम क्लेम कर सकते हैं। देखिए पहली बात तो ये कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपकी नानी की प्रॉपर्टी थी और आपके नानी का कोई औलाद नहीं था, यानी कि वो मेल औलाद नहीं था, तो आपकी माँ के नाम से प्रॉपर्टी कर दी थी, दादी के नाम से प्रॉपर्टी कर दी थी। ऐसे सिचुएशन में एक बात तो ये कि बराबर ये ख्याल रखिए कि हमारे देश में लॉ ऑफ लिमिटेशन है। अगर आपका कहीं हक बनता भी है तो उसमें जब तक कानून आपको ये देता है, टाइम देता है कि इतने वक्त तक आप दावा कर सकते हैं, उसी वक्त आप दावा करेंगे तो आपका दावा कामयाब होगा। जैसे कि मूवेबल प्रॉपर्टी में यह है कि आप 3 साल के अंदर दावा कर सकते हैं। अगर किसी ज़मीन जायदाद की प्रॉपर्टी है तो उसमें 12 साल का पीरियड होता है। अगर 12 साल का पीरियड गुजर गया है और कोई ज़मीन भले ही हमारे नाम से है लेकिन उस पर कोई 15 साल से काबिज़ है और वो काबिज़ जो है अपने इंडिपेंडेंट हक में है, राइट में है, और उसके पास कागजात भी हैं पोजीशन के, तो फिर हमारा दावा, मैं मालिक रहते हुए भी हमारा दावा फेल हो जाता है। जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ी है तबस्सुम। हेलो जी सर जी बताएं क्या सवाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल यह है कि मेरे हस्बैंड से मेरा सेपरेशन है और ये मेरी प्रॉपर्टी, मेरे पापा शहीद हो गए थे, आर्मी में थे वो, उनके पैसों से हमने जमीन ली है और मैंने मकान खड़ा किया है। तो मेरा 90 ईयर्स से मेरा उनके साथ सेपरेशन चल रही है, तो वो आज वो इस प्रॉपर्टी पे दावा करेंगे कि प्रॉपर्टी मेरी भी है, जबकि मेरे कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा था। कोर्ट का केस उधर रखते हैं, वो जगह जगह कभी किसी इल्जाम से कभी किसी इल्जाम से मेरे पे केस करते जाके ये कमजोर पड़ जाए। वो मेरे घर पे अब ये दावा कर रहे हैं कि ये मेरा भी है। अच्छा देखिए तबस्सुम, मैं आपका सवाल समझ गया। सवाल आप ये कर रही हैं कि आपके हस्बैंड ने प्रॉपर्टी जो है ख़रीदा था और आपके नाम से ख़रीदा था और अब आप में सेपरेशन चल रहा है, उसके मुतल्लिक आपके बीच जो है वो कोर्ट में मुकदमा भी चला है। तो देखिए एक चीज़ तो हम बता दें, इसमें वही बेनामी ट्रांजैक्शन वो ले रहे होंगे कि ये प्रॉपर्टी ख़रीदी थी मैंने अपनी बीवी के नाम से, लेकिन ये सबके इस्तेमाल के लिए था। ये प्रॉपर्टी मेरी है, सिर्फ नाम से बीवी को है, इसमें मेरा पैसा लगा हुआ है। लेकिन अगर आप ये शो कर दें कि भाई इस प्रॉपर्टी पर आपका हक इसलिए बनता है कि आपको ज़ौजियत का हक नहीं दिया गया है, तो आप उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकती हैं, आप उस प्रॉपर्टी को अपने पास रख सकती हैं। ऐसे में अगर वो दावा कर रहे हैं तो उनके दावा के सफल होने के चांसेस बहुत कम है। जी एक कॉलर हमारे साथ है लखनऊ से, प्रवीण। हेलो जी मैम। जी बताएं क्या सवाल है आपका। जी हमारे हस्बैंड है, उन्होंने अभी पिछले साल अपनी प्रॉपर्टी बेची है और हमारी लड़की के पढ़ाई के लिए कुछ भी पैसा नहीं छोड़ा है, दिक्कत हो रही है फीस देने में हम लोगों को। अच्छा देखिए चाहे आपके हस्बैंड ने प्रॉपर्टी बेची हो या नहीं बेची हो, प्रॉपर्टी का आप इसलिए जिक्र कर रही हैं कि आपका कहना यह है कि उनके पास पैसे हैं और वो लड़की के पढ़ाई में खर्चा दे सकते हैं। तो बिल्कुल बेटी का अपने बाप के प्रॉपर्टी पे, और ये उसको यह हक है कि उसके बाप उसको पढ़ाएं लिखाएं। अगर उनके पास पैसा है तो ये चीज़ जो है और उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है। ऐसे में अगर वो नहीं कर रहे हैं तो फ़ौरन एडवोकेट कीजिए और फ़ौरन
कोर्ट में आप यह कि भाई ये बेटी है, बेटी मतलब कि आप एज ए गार्जियन फाइल करेंगी, केस जो है बेटी के नाम से होगा और आप बेटी वो ये कहे बाप से कि भाई आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे पढ़ाई लिखाई का खर्च आप संभालें और आपके पास इतना पैसा है, इतना जायदाद है कि आप हमारा अच्छी तरह से तरबियत दे सकते हैं, पढ़ा लिखा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं गफलत, यानी कि नेग्लिजेंस, लापरवाही। अब कोर्ट ऐसे में ये ऑर्डर करेगा कि बाप की जिम्मेदारी है कि बेटी के पढ़ने लिखने का मुनासिब इस्तेमाल करें। जी, इसी से जुड़ा एक सवाल है कि क्या कोई बाप अपनी बेटी को प्रॉपर्टी में हिस्सा देने से मना कर सकता है? अगर वो मना करता है तो क्या किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल नहीं। प्रॉपर्टी में बेटे का भी वही हक है जिस तरह से बेटी का भी वही हक है जिस तरह से बेटे का है। और अगर वो प्रॉपर्टी में किसी भी तरह से किसी भी हीले या बहाना, कह लीजिए हीले या बहाने से कोई भी आदमी अपने डॉटर्स को, बेटी को अगर उस प्रॉपर्टी से बेदखल कर रहा है तो बेटी का ये हक होता है कि उस बेदखली के खिलाफ कोर्ट में जाए और उनके खिलाफ इंजंक्शन ऑर्डर ले। और ख़ास तौर से अगर वो ये दिखाने में कामयाब हो जा रही है कि मुझे सिर्फ इसलिए बेदखल किया जा रहा है कि मैं बेटी हूँ, मेरे ऊपर बेटों को जो है वो फौकियत दी जा रही है, मेरे सामने बेटों को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है, उनको प्रीफर किया जा रहा है, तो ये अपने आप में जो है एक किस्म का डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस का हिस्सा हो जाता है। किसी बाप को ये हक नहीं है कि अपनी बेटी और बेटे में तफरीक करे, डिफरेंस करे। तो बिल्कुल उसका हक बनता है, बाप को कतई हक नहीं है कि बेटी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट करे। जी वकील साहब, हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, लेकिन चलते चलते एक सवाल आपसे ज़रूर पूछूंगी। ये जो प्रॉपर्टी लॉ है, क्या ये हर स्टेट में अलग होता है या पूरे मुल्क में एक ही कानून है? नहीं, डिफरेंट जगह, जैसे कुछ प्रॉपर्टी है जो कि पार्लियामेंट का पास हुआ है या सेंट्रल लॉ जिसको बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इजमेंट एक्ट, इसी तरह से डिफरेंट किस्म के होते हैं। इसके अलावा स्टेट को भी हक होता है प्रॉपर्टी के मतलब लेजिस्लेशन करने की। बहुत से जो सेंट्रल एक्ट है उसमें स्टेट के अपने अमेंडमेंट भी हैं। तो इस तरह से डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट किस्म के कानूनी प्रॉपर्टी के मतलब लॉज हैं, लेकिन साथ में सेंट्रल लॉज भी हैं। जी, अगर चलते चलते मैं आपसे कुछ टिप्स पूछूं कि अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है या बेच रहा है तो उसे आप क्या कहेंगे, किन चीज़ों का ख्याल रखें शॉर्ट में? देखिए, पहली बात तो ये कि फ़ौरन ये मालूम करें कि जो प्रॉपर्टी को वो ख़रीद रहा है वो प्रॉपर्टी जो है वो रजिस्टर्ड है तो किसके नाम से है। जब एक बार ये क्लियर हो जाए कि सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में ये प्रॉपर्टी उसी आदमी के नाम से है जिस आदमी से मैं ख़रीद रहा हूँ, तो दूसरा काम ये करे कि देखे कि बेचने वाला वही है जिसके नाम से प्रॉपर्टी है। तीसरी चीज़ वो ये देखे, ड्यू डिलिजेंस जिसको बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी के बारे में पता लगाए कि क्या प्रॉपर्टी किसी किस्म के इसमें तो नहीं है, इनकम्बरेंस में तो नहीं है, यानी उस पर लोन तो नहीं है, किसी के पास गिरवी तो नहीं लिया गया है, उसके ऊपर कोई लोन तो नहीं लिया गया है। जब ये सब तीनों चीज़ जब क्लियर हो जाए तो उसके बाद बेखौफ आप प्रॉपर्टी को खरीदें। आप प्रॉपर्टी जब खरीदें तो लीगल डॉक्यूमेंट ज़रूर बनाएं और प्रॉपर्टी खरीदते वक्त बराबर कोर्ट फी, रेवेन्यू फीस का ख्याल रखें कि प्रॉपर्टी का कीमत वही दिखाएं जो सर्किल रेट है और उसी हिसाब से आप जो है उसका फीस दें। जी वकील साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। फिर से हाजिर होंगे आपकी कानूनी उलझनों को सुलझाने के लिए और कानूनी समझ को बढ़ाने के लिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आदाब।